Hey friends, this is Yogita Kera and today's is my first video on YouTube. I hope you like this video, so let's get started. So here we discuss about one innovative idea. अगर हम बात करें रिसेंटली काफ़ी कंट्रीज़ जो है इस इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ कर रही है वाटर रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट करने के लिए। और इसके अलावा हम इस वीडियो पे पेरू और चिली के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्लाइमेट कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो अगर फ्रेंड्स बात करें, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो केवल 71% जो पार्ट है वर्ल्ड का वो वाटर है, मतलब उसमें वाटर है। मतलब पूरे अगर अर्थ की बात करें तो 71% जो है वाटर है अर्थ पे। उसमें से भी अगर बात करें तो 3% ही ऐसा वाटर है जो कि यूज़ किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जो कि सैलाइन वाटर नहीं है, ठीक है। और उस 3% से भी अगर बात करें तो सिर्फ 1.2% ऐसा वाटर है जो कि पीने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके अलावा जो भी वाटर है 3% में से वो क्या है, कुछ ग्लेशियर्स में लॉक है, कुछ आइस कैप पे लॉक है, कुछ परमाफ्रॉस्ट वगैरह में लॉक है। तो हम कह सकते हैं अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो केवल 1.2% ही ऐसा वाटर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए या फिर और चीज़ों के लिए। तो हम जहाँ पे ये देख रहे हैं कि इतने सारे शॉर्टेज है, और वहीं अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे डेजर्ट एरियाज़ हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे लोगों ने रहना ही बंद कर रखा है, तो वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, तो वहाँ के लिए वाटर की शॉर्टेज होती है। वो लोग जो है अगर बात करें तो काफ़ी जो प्योरीफाई वाटर नहीं होता, या कह सकते हैं ऐसी वाटर जो कि मतलब जिससे पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से डायरिया जैसी बीमारियां होती है, तो उसके वजह से जो है काफ़ी लोगों को डिसीज़ वगैरह होती है ऐसी जगह पे। तो वैसे अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट करीब करीब 1800 ऐसे किड्स है वर्ल्ड वाइड में जो कि डेली अगर बात करें अनसेफ वाटर जो है यूज़ करते हैं, यानी कि पीते हैं। और अगर और चीज़ें अगर बात करें तो अगर बात करें 8,29,000 ऐसे पीपल है जो कि बताया जाता है कि हर साल मरते हैं, उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि डायरिया की वजह से। और डायरिया में पता है एक वाटर पोल्यूशन की वजह से ही डायरिया जैसी बीमारियाँ होती है। तो ये वाटर बोर्न डिसीज़ है जिसकी वजह से ये तो वही है अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर की वजह से, सैनिटेशन और हैंड हाइजीन की वजह से। तो अगर हम बात करें तो हम वो टेक्निक का यूज़, जो भी मैं बात कर रही थी कि हम एक इनोवेटिव आइडिया लाए, तो हम उस टेक्निक का यूज़ इसलिए किया जा रहा है वहाँ पे कि मतलब वाटर की प्रॉब्लम, वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम कम करें। इसके अलावा जो है डायरिया जैसी बीमारियाँ जो होती है वो गंदे पानी पीने की वजह से होती है, तो हम पानी को प्योरीफाई कर सके, सही पानी हम प्रोवाइड कर सके ऐसे लोगों के साथ। तो अगर बात करते तो इस टेक्निक या उस इनोवेटिव आइडिया का नाम है क्लाउड फिशर। इसे काफ़ी लोग जो है डेजर्ट नेट भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर अभी तक देखा गया तो डेजर्ट वाली एरियाज़ पे लगाया गया है। तो इसके बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें, इट इज़ अ रिवॉल्यूशन फॉर वाटर स्ट्रेस कंट्री, यानी कि ऐसे कंट्रीज जहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम रहती है, शॉर्टेज रहती है, तो वहाँ के लिए क्या है, एक रिवॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है। उसके बाद अगर बात करें तो क्लाउड फिशर इज अ फॉग कलेक्टर डेवलप्ड बाय एनजीओ डार्सी हैमाद, इमेजिन बाय जर्मन डिजाइनर पेटर ट्रोटोवेन। तो अगर बात करें तो जो जर्मन डिज़ाइनर जो थे पेटर ट्रोटोवेन, उन्होंने ये इमेजिन करा था कि हम इस तरह के एक टेक्निक बना सकते हैं, और जिसकी हेल्प जो की थी एनजीओ की, एक एनजीओ ने करी थी। एनजीओ का फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक एनजीओ था जिसका नाम है डार्सी हमाद, तो उन्होंने उनकी हेल्प करी थी इसके लिए। तो इसमें क्या करा जाता है, देखो क्लाउड फिशर इज अ फॉग कलेक्टर। तो इसमें क्या करता है, देखो मैं सिंपली बताऊँ तो ऐसे डेजर्ट एरियाज़, अगर हम सारे डेजर्ट एरिया को नहीं लेते हैं, तो अगर बात करें जो ड्राई डेजर्ट एरियाज़ है वहाँ पे क्या होता है, फॉग जो होती है काफ़ी बनती है। मतलब नीचे तो अगर नहीं कह सकते, पर हाई एल्टीट्यूड पर काफ़ी फॉग बनती है। तो हम उन फॉग को कलेक्ट करके कैसे वाटर में इसको कन्वर्ट करें, तो यही टेक्निक जो है वो क्लाउड फिशर है। अगर इसकी बात करें, द लार्ज स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम ब्लैक पॉलीमर स्ट्रेच बिटवीन स्टील पोल्स कैन कलेक्ट अप टू 600 लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पर डे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैं इसका डायग्राम दिखाऊँ आपको, तो उतना अच्छा डायग्राम तो मेरे से नहीं बन पाया।
सो ये है मैंने ये अलग डायग्राम बनाया, वैसे अगर आप चाहो तो नेट पे भी देख सकते हो, तो बहुत सारे डायग्राम अवेलेबल है इसके। तो समझ लो 2 पोल्स हैं, 2 पोल्स के बीच में ये नेट्स को बांध दिया जाता है, और जो नेट है ये क्या करता है, जितने भी वाटर जो भी क्या कहते हैं विंड के साथ स्मोक चलती है, तो स्मोक को क्या करता है अपने अंदर ले लेता है, और जिसकी वजह से क्या करता है ये स्मोक को जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये जितना भी वाटर इसमें ऐड हो रहा है वो धीरे 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 करके नीचे कलेक्टर होता है, या कह सकते पाइप लगी होती है, उस पाइप पे जाता है एंड देन वहाँ से ये टैंक में डाल दिया जाता है। वैसे ही क्या करा जाता है, ये जो नेट है और ये जो पोल्स को हाई एल्टीट्यूड में बांधा जाता है, एंड जो टैंकर है वो वैलीज पे रखा जाता है, क्योंकि ग्रेविटी का इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ग्रेविटी की वजह से जो है वाटर जो है पाइप से टैंक पे जाता है, और काफ़ी जगह जो है प्योरीफायर भी यूज़ किया जाता है ताकि इस वाटर को भी प्योरीफाई कर सके। यहाँ पे अगर साइंटिफिक की अगर कुछ बात करें, साइंस की बात करें, तो कुछ फिनोमिनन है जिसकी हेल्प से ये चीज़ें की जाती है, जिसकी विंड है। विंड तो पता है हमको हर जगह चलती है, तो हाई एल्टीट्यूड पे ड्राई जो कह सकते हैं डेजर्ट है, वहाँ पर क्या होता है स्मॉग भी साथ होती है। स्मॉग की वजह से क्या होता है विंड और स्मॉग साथ में चलती है, तो क्या करता है ये जो नेट है ये विंड को तो जाने देता है लेकिन स्मॉग को कैप्चर कर लेता है। इसके बाद क्या होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन अगर देखें तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे क्या होता है गैस जो है वो चेंज हो जाती है लिक्विड में, यानी कि अब देखो यहाँ से तो स्मॉग जाती है, स्मॉग तो जो है वो गैसेस फॉर्म में होता है काफ़ी, उसमें हाँ ये कह सकते हैं कुछ वाटर वेपर भी हो सकता है, एंड देन वो सब जो है वो चेंज हो रहा है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि वाटर में चेंज हो रहा है ना, जो कि पाइप में कलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से ये नीचे को जा रहा है। अगर ये नेट में अच्छे से नहीं बनाया, इसमें ट्राइंगल्स बने होते हैं, तो ट्राइंगल की वजह से नीचे नीचे को जाता है। देन थर्ड है ग्रेविटी का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं, तो ग्रेविटी कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम इसको जो है हाई एल्टीट्यूड में लगा रहे थे और नीचे क्या है वैलीज पे टैंक्स लग रहे थे, जिसकी वजह से क्या है जो भी वाटर कलेक्ट है वो ऑलरेडी मतलब अपने आप ही नीचे टैंक पे जा रहा था। और प्योरीफायर भी मतलब इसमें ये कह सकते हैं पैसिव टाइप का एक आइडिया है, मतलब इसमें हमें कोई भी एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ एक एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे प्योरीफाइंग के लिए, अगर हम प्योरीफाई को हटा देते तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी या कोई भी अदर एनर्जी जो है यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा और एडवांटेजेस पढ़ते कि मतलब क्या एडवांटेजेस है, हम क्यों लगा रहे हैं ये करके ना। अच्छा इससे पहले एक चीज़ और पढ़ते हैं, हमने यहाँ पढ़ा स्टील पोल्स कैन कलेक्ट, तो कितना लगभग वाटर यहाँ पे इकट्ठा होता है, मतलब हमने ये लगा तो रहे हैं तो मतलब वाटर भी तो इतना होना चाहिए ना कि वहाँ के लोगों को प्रोवाइड कर सके। तो अगर बात करें तो 600 लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है पर डे कलेक्ट हो सकता है इस पर, ठीक है, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा स्मॉग रहता है। एडवांटेजेस की बात करें, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी एंड इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, तो इसमें कोई एनर्जी की, जो हमने बताया पहले एनर्जी की ज़रूरत तो होती नहीं है। इसके अलावा इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें द इनोवेटिव फॉग कलेक्टर कैन बी यूज्ड इन ऑल एरिड माउंटेन और कोस्टल रीजन विथ लॉन्ग पीरियड ऑफ फॉगी वेदर। वंस कलेक्टेड द वाटर पासिस बाय सोलर पावर्ड पम्प्स एंड is directed to local organization which makes sure water goes to farmer family। अच्छा ये वही है कि अगर हम वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं तो हम इसको कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, फार्मर वगैरह को और उनकी फैमिलीज़ को भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब वो फार्मिंग में भी इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो इसकी वजह से, इस टेक्निक की वजह से क्या हुआ, काफ़ी लोगों की लाइफ कंडीशन जो है वो इम्प्रूव्ड हुई है, क्योंकि अब ऐसे एरियाज़ में जहाँ पानी मिलना ही मुश्किल है, साफ पानी तो मतलब मिलना तो बहुत ही बड़ी बात है, तो वहाँ पे अगर ये टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, एक तो बात ये है कि वाटर वेपर या कह सकते हैं स्मोक जो होता है उसमें कोई भी केमिकल भी नहीं कहेंगे, मतलब कोई भी डस्ट वगैरह पॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब उसमें सिंपली जो जो केमिकल होते हैं वो होते हैं, मतलब उसके अलावा कोई भी ऐसा वो नहीं होता है, मतलब पॉल्यूशन करने वाला कोई भी चीज़ ना। इसके बाद अगर बात करें इन लीमा जो है ये अगर बात करें पेरू पे है, पेरू और चिले पे, तो लीमा की बात करें वो पेरू पे है। तो वन आउट ऑफ एवरी 5 फैमिली ऑलमोस्ट 2 मिलियन पीपल डोंट हैव। अच्छा ये वहाँ की कंडीशन के बारे में बताया गया कि वहाँ पे क्या है कि 5 फैमिली की अगर बात करें, हर एक 5 फैमिली में से अगर बात करें
और अगर बात करें 2 मिलियन पीपल जो है उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का कोई सोर्स ही अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वाटर गंदा है तो डिसीज़ होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा, डायरिया जो है वो क्या है, एक वाटर बॉर्न डिसीज़ है, वाटर की वजह से होती है, क्योंकि इस वाटर में भी क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये डिसीज़ हो जाती है। इसके बाद अगर बात करें, इंस्टेड दे मस्ट रिलाई ऑन कॉस्टली आउटसोर्स वाटर दैट इज डिलीवर्ड बाय ट्रक एंड। अब देखो, डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे वाटर मिलना तो मुश्किल है, तो कि क्या करते हैं, या फिर ये कोस्टल एरिया से मंगवाते हैं वाटर को, या फिर क्या करते हैं, किसी और जगह से ट्रकों में लेके मंगवाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरा ही वाटर नहीं है वहाँ पर, हाँ कुछ कुछ टैंकर या और चीज़ें हैं उनके पास, वाटर के सोर्सेस हैं, लेकिन वो सारे उतने प्योरीफाइंग नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है ना। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, मतलब वो ऐसा नहीं कि फ्री में, जैसे हमारे यहाँ है कि फ्री में मिल जाता है वाटर। फ्री मतलब ऐसा कि मतलब काफ़ी नदियाँ हैं हमारे इंडिया पे, तो वाटर की इतनी शॉर्टेज मतलब ज़्यादातर नहीं होती है, काफ़ी कम स्टेट्स में होगा कि वाटर शॉर्टेज देखने को मिल रही है। मतलब ऐसा तो नहीं है, डेजर्ट ही एरिया है पूरा करके, तो वो है। तो यहाँ पे क्या है, उनको कॉस्ट भी देनी पड़ती है उसके बदले, तो काफ़ी मैंने जैसे कि एक रिपोर्ट में पढ़ा था, तो लगभग $4 से $5 उनको देने पड़ते हैं एक दिन में वाटर के लिए, अगर उनको पानी चाहिए तो, ठीक है। दिस ऑल्सो हैज़ हाई CO2 फुटप्रिंट। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है CO2 फुटप्रिंट। तो CO2 फुटप्रिंट क्या होता है, इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर जनरेटेड बाई आवर एक्शन। तो ये क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि जनरेट होते हैं हमारे एक्शन के द्वारा। ये काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आया है, CO2 फुटप्रिंट क्या होता है करके। ऐसे एक वाटर फुटप्रिंट भी होता है। वाटर फुटप्रिंट यानी कि वाटर का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं, कितना हम यूज़ कर रहे हैं उसको, ठीक है, वो होता है। और CO2 फुटप्रिंट जो है वो है कि अपने एक्शन के द्वारा हम कितने ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर एक एग्जांपल अगर ले, तो एक एवरेज अमाउंट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट फॉर अ पर्सन इन द USA इज़ 16 टन। अगर USA की बात करें तो वहाँ पे सबसे हायर अमाउंट में, अगर हायर रेट में जो है वर्ल्ड का CO2 फुटप्रिंट जो है वो एमिट होता है, क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते हैं, एक दिन में एक पर्सन जो है 16 टन जो है फुटप्रिंट निकालता है। फुटप्रिंट का मतलब मैंने बता दिया ना, अपने एक्शंस क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग भी नहीं करते करके, हर कोई करता है। हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, चाहे जैसे कि हम बिजली बना रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल, तो उस पर भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही है। अगर चलो वो भी छोड़ो, अगर हम कहें, अगर हम कुछ न्यू ड्रेस ले रहे हैं या फिर कुछ न्यू सामान ले रहे हैं, न्यू थिंग्स ले रहे हैं, तो उसमें भी ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो कि प्रोड्यूस की जा रही होगी किसी इंडस्ट्री में, और अगर इंडस्ट्री में यूज़ की जा रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रीन हाउस गैस तो एमिट हो ही रही होगी। तो ये हो गया, तो ये मैंने CO2 फुटप्रिंट के बारे में बताया। और दूसरा मैं ये बता देती हूँ कि जो ये है, ये इसका वाटर से क्या रिलेशन है। तो वाटर से रिलेशन है कि CO2 को सबको पता है कि वाटर में जो है काफ़ी ज़्यादा घुलनशील कह सकते हैं, मतलब घुल जाता है आराम से। और ये क्या है, ये लोग क्या करते हैं, कोस्टल, मैंने पहले बताया, कोस्टल एरिया से मंगाएंगे या फिर क्या कहते हैं, बाहर से टैंक्स में मंगाएंगे, सॉरी। तो कोस्टल एरिया से अगर मंगाएंगे तो क्या होता है, अगर हम बात करें ओपन जो ओशन है और कोस्टल ओशन में अगर बात करें, तो जो कोस्टल ओशन जो होता है या कोस्टल सी कह सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, CO2 ज़्यादा घुलती है वाटर पे, जिसकी वजह से क्या होता है, CO2 का अमाउंट इतना ज़्यादा होता है। और CO2 इतना ज़्यादा अमाउंट पे हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे CO2 काफ़ी ज़्यादा मिलता होगा। और ऐसे जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस को एमिट करने के लिए, अपने एक्शन के लिए, अपने एक्शन से, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलता होगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, ये जो हमने यहाँ पे बात की थी, एक नेट की बात की थी ना, तो नेट के बारे में बता रहा है कि मेड फ्रॉम पॉलीप्रोपाइलिन, थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही है। नेट्स दीज लाइफ सेविंग फॉग कैचर कलेक्ट टीनी वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम दी फॉग। तो ये क्या है, ये जो नेट जो था वो क्या है, पॉलीप्रोपाइलिन नेट से बना हुआ है। और ये क्या करता है, वाटर के ड्रॉपलेट को क्या करते हैं, कलेक्ट करता है फॉग से, यानी कि जो फॉग है उससे वाटर ड्रॉपलेट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम जो है नेट, हमने नेट तो देखा ही होगा, बहुत सारे नेट होते हैं,
अगर बात करें बैडमिंटन खेलते हैं तो वहाँ पे भी नेट लगा होता है ना। अगर किसी इंसेक्ट को पकड़ते हैं वहाँ पे भी नेट लगा होता है। अगर और भी चीज़ें बात करें तो बहुत सारा हम नेट देखते हैं। तो हम इसी नेट का यूज़ क्यों कर रहे हैं, प्रोपाइलिन का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो उसका एक रीज़न है। पहली बात तो ये है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। ये क्या है, कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो उसको क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। दूसरी बात ये है कि रेजिस्टेंट होता है एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर की। जैसे कि अगर हम बात करें वूल की बात करें या फिर और कोई कपड़ा अगर कहें सिल्क या कुछ और नायलॉन की बात करें, ये क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब भी करते हैं। लेकिन ये जो है ये रेजिस्टेंट करते हैं कि वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जैसे इसमें फॉग गया, इसने वाटर ड्रॉपलेट क्या करा, मतलब फॉग की वजह से जो है वहाँ पे जब फॉग जमा हो गई तो वाटर ड्रॉपलेट नीचे आएगा, तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो सीधे वहाँ से सीधे नीचे पाइप पे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। एंड सॉरी, तो अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। सो जो पहले पढ़ा वो भी एडवांटेजेस था, मतलब हाँ लगभग वही था, लेकिन अब थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। तो देखो, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी टू ऑपरेट, तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी इसको ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर देखो अगर एक चीज़ और, हाँ अगर एनर्जी नहीं सही लग रही है तो यानी कि कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब काफ़ी कम होगा, ये भी नहीं कह सकता हम कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं होता ही है किसी ना किसी चीज़ से। ठीक है, अब वो नेट जिससे बन रहा है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जिस फैक्ट्रीज पे बन रहा है वहाँ पॉल्यूशन तो हो ही रहा होगा ना। तो दूसरा अगर बात करें तो एटमॉस्फेरिक वाटर इज जनरली क्लीन एंड डज नॉट कॉन्टेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इज इमीडिएटली सुटेबल फॉर इरिगेशन पर्पज़। तो ये एटमॉस्फेरिक वाटर जो है ये जनरली क्लीन होता है और इसमें कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, और ये सुटेबल भी होता है। अगर हम चाहे इरिगेशन पर्पज़ है उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें प्रोवाइड एन एडिशनल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन डे कोस्टल एंड माउंटेनियस रीजन दस इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कम्युनिटी। क्या देखो, सोर्स ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे पानी का सोर्स है ही नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ वाटर सोर्स तो होगा। बिना वाटर सोर्स के तो कोई रह नहीं सकता यहीं पे। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। सो तो क्या ये एक एडिशनल सोर्स प्रोवाइड करता है उनके लिए फ्रेश वाटर का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें मिनिमाइज कॉस्ट एंड नीड टू ट्रांसफर फ्रेश वाटर इनटू द एरिया विच इज़ डिफिकल्ट टू रीच। तो ये क्या करता है, पैसे, मतलब इसमें भी ऐसा नहीं है कि कॉस्ट फ्री है करके, क्योंकि ये है ना कि ये जो नेट्स लगी हुई है इनको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, और जो टैंक है वो भी, मतलब ऐसे नहीं कह सकते हम फ्री का है, कोई डोनेट कर रहा है करके ना। तो ये भी जो है इनकी मेंटेनेंस के लिए, इन सबको देखने के लिए, लेबर्स के लिए और भी चीज़ों के लिए कॉस्ट तो लगती है। हाँ, लेकिन जितना वो पहले अगर पे कर रहे थे उन चीज़ों के लिए, पानी के लिए जो कोस्टल एरिया से आ रही थी या टैंक्स में भर के आ रही थी सॉरी, तो उनसे कम लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें नीड टू ट्रांसफर फ्रेश वाटर इनटू एरिया विच डिफिकल्ट टू रीच। अच्छा, अब देखो क्या है कि ऐसे एरियाज़ में क्या होता है, काफ़ी लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है वाटर के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है, मैंने ये टेक्निक के बारे में पढ़ा था तो उसमें ये बता रहे थे कि ये क्या है, ये घर तक प्रोवाइड की जाती है टेक्निक। मतलब ऐसे पाइप्स लगे होते हैं और वो उनके घर तक जाते हैं, तो इसके वजह से उनको नीड नहीं होती कि वो इतना दूर जाए, इतने दूर ट्रैवल करे, जिसकी वजह से उनका टाइम भी सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे उसके एडवांटेजेस हो गए हैं। अच्छा, मैं इस पर भी कुछ बताने वाली थी, याद अभी शायद मैं फॉरगेट हो गई हूँ। अच्छा, अगर याद आएगा तो तब मैं बता दूँगी। शायद यही था कि उनको पे करना पड़ता है उनके लिए भी ये बुक ना। हाँ, तो उनमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, इसमें कम करना पड़ता है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिपेंड अपॉन वाटर सोर्स दैट इज़ नॉट ऑलवेज रिलायबल बिकॉज ऑफ द अक्यूरेंस ऑफ फॉक्स इन सर्टेन। तो एक चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ का एडवांटेज है, कोई भी चीज़ यूजफुल है, तो उसका डिसएडवांटेज भी होता ही होता है। कोई भी चीज़ जो हमारे यूनिवर्स में ऐसी नहीं है कि जिसका एडवांटेज हो, जिसका डिसएडवांटेज ना हो। तो यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या है, वाटर सोर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि कहीं ना कहीं फॉग पे डिपेंड करता है। अगर फॉग नहीं होगी तो ये नहीं बना सकता है वाटर। ठीक है, ये वर्क नहीं कर सकता अपने प्रिंसिपल पे। तो
एक तो ये हो गया, दूसरा ये स्ट्रॉन्ग विंड और स्नोफॉल भी कभी कभी, वैसे तो स्नोफॉल ऐसी जगह पर देखी नहीं गई है, हाँ स्ट्रॉन्ग विंड चल सकती है, जिसकी वजह से क्या है, इसका जो स्ट्रक्चरल फेलियर है वो दिख सकता है विंटर सीजन पे। मतलब ये बात करें तो देखो, हवा जब तेज़ चलेगी तो उसकी वजह से क्या, उसके नेट वगैरह जो है वो ज़्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं या फिर टूट भी सकते हैं, पोल्स से टूट सकते हैं, रस्सी टूट सकती है, मतलब काफ़ी कुछ हो सकता है, स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, कॉस्ट के बारे में बता रहा है कि कितना लगता है चार्ज करके ना। अब कॉस्ट भी लगता ही है, तो अगर बात करें, अगर हम स्मॉल एक ऐसा कुछ फीचर्स लगा रहे हैं या स्मॉल नेट्स वगैरह लगा रहे हैं तो करीब करीब 5000, अगर अभी मैं इंडियन करेंसी की बात कर रही हूँ, ठीक है, 5000 से लेके 15000 तक लग जाता है। अगर हम बात करें, अगर हम लार्जर एरियाज़ पे लगा रहे हैं, लार्जर बना मतलब बड़ा वाला लगा रहे हैं, तो 70 से लेके 1 लाख तक बढ़ सकता है। ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है उसकी साइज़ कैसी, क्वालिटी कैसी, लोकेशन कैसे, लेबर्स कैसे वहाँ के, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बारे में अगर हम थोड़ा और बताती हूँ मैं आपको। पहली बात तो ये कि ये कहाँ कहाँ लगा था, ठीक है, तो ये जो है पेरू पे लग चुका है, चिली पे लग चुका है, ऐसी बहुत सारी साउथ अमेरिकन नेशन है, जहाँ कंट्रीज है जहाँ पे ये लग चुका है, ठीक है। और वहाँ इससे पहले इसका ट्रायल भी लिया गया, मतलब ऐसे नहीं कि सीधे डायरेक्टली यूज़ किया गया, ट्रायल भी लिया गया, एंड ट्रायल के बाद जब ये यूजफुल लगा तो इसको अप्लाई किया गया। तो अब हम थोड़ा जानते हैं साउथ अमेरिकन नेशन या कंट्रीज़ के बारे में एंड अटाकामा डेजर्ट के बारे में। अब देखो, हम काफ़ी देर से डेजर्ट कह रहे हैं, हम कह रहे हैं चिली, पेरू यहाँ पे यूज़ किया गया, ये वो यहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ पे यूज़ किया गया, तो ये ज़रूरत क्या है, ये हमें देखना है ना। तो ये देखो, यहाँ पे क्या है, अटाकामा डेजर्ट पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है अगर देखें तो ये चिली पे है, और थोड़ा सा अगर देखें तो पेरू की बाउंड्री, जहाँ पे चिली और पेरू की बाउंड्री मिलती है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत डेजर्ट है। तो ये जहाँ भी हम पेरू की बात करें तो ऐसी जगह पे ही होगा वो डेजर्ट, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये इतना क्लियर नहीं बनाया मैंने, लेकिन आई थिंक अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद से बनाना आना चाहिए कोई भी मैप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिंपली बात करें तो साउथ अमेरिकन नेशन की अगर बात करें तो कौन कौन से होते हैं, पहले हम ये पढ़ लेते थोड़ा। हाँ, तो एक होता है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिले, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ग्वाइनिया, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। ये सारे जो है वहाँ के नेशन है, साउथ अमेरिकन नेशन। चिली के बारे में बता दिया। इसके अलावा एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एंडिस माउंटेन जो है वो फैली होती है, सबसे लंबी जो है माउंटेन, अगर हम बोले सबसे लंबी लॉन्गेस्ट जो है वो एंडिस माउंटेन रेंज ही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम थोड़ा एक करंट जो जनरली पूछा जाता है किसी एग्ज़ाम पे, वो ये है कि एंडिस माउंटेन कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, किस किस सॉरी तो किस किस कंट्री से गुजरती है, या किस किस कंट्री से किस किस कंट्री में है करके। तो पेरू, वेनेजुएला, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, अर्जेंटीना और बोलीविया। इसको याद करने का एक ट्रिक है, ये मैंने खुद से बनाया, आप भी बना सकते हो अपने लिए, जिसका नाम है पिको वेक चारबो, ठीक है। तो इसमें सारे कंट्रीज जो है वो इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको इसके अलावा कोई भी पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री किस लिए भी मतलब जानी जाती है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे कि वेनेजुएला जो है, अगर बात करें सबसे ज़्यादा ऑयल रिसोर्सेज रिजर्व जो है यहाँ पे मिलते हैं वेनेजुएला पे। अब आप ये सोचोगे कि वेनेजुएला से ही क्यों नहीं हम ऑयल वगैरह या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं करके ना, तो वो इसलिए नहीं मंगाते हैं क्योंकि ये है कि इस पर काफ़ी सैंक्शन लगाए हुए हैं, मतलब यूएसए ने काफ़ी सैंक्शन लगाए हैं मतलब वेनेजुएला पे, जिसकी वजह से हम वहाँ से डायरेक्टली ऑयल वगैरह नहीं मंगवा सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो होती हैं ईरान वगैरह, उनसे ही ऑयल वगैरह मंगाते हैं। सॉरी, ईरान से भी नहीं मंगाते, ईरान पे भी सैंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। किस किस से मंगाते हैं फिर हम मंगाते हैं, जैसे कि यूएई हो गया, और ऐसी काफ़ी और कंट्रीज़ जो है, ठीक है, वहाँ से मंगाते हैं। सऊदी अरेबिया से भी मंगाते हैं,
सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इनसे मंगाते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे कि वेनेजुएला का मैंने बता दिया। कोलंबिया का जैसे अगर बताएं तो यहाँ पे माइंस है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे इमेरल्ड मिलता है। एमरल्ड जो है ये पता होना चाहिए, काफ़ी बार मतलब काफ़ी बार तो नहीं कहूँगी लेकिन पूछा जाता है। तो एक ब्राइट ग्रीन प्रीशियस स्टोन है, ठीक है, ग्रीन स्टोन टाइप का, ठीक है। उसके अलावा हम थोड़ी और देखें तो जैसे चिली है, वहाँ पे फेमस, वो किसके लिए फेमस है, वाइन्स के लिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह जो है प्रोड्यूस की जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वाइन्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत सारे वो है। सूरीनेम का एक ये था करंट पे कि यहाँ पे जो वो बने हैं पीएम जो है, पीएम है, प्रेसिडेंट है, सॉरी मैं करेक्ट नहीं कर पाई, आप बताना मुझे कमेंट करके। तो वो जो है वो एक इंडियन है, मतलब इंडियन मतलब ये कि यहाँ कोई इंडियन मतलब इंडियन फैमिली से होंगे, वो यहाँ गए होंगे, अब यहाँ के नेटिव हो चुके, तो उनमें से ही कोई बने थे, ठीक है। इसके अलावा इक्वाडोर का अगर बताएं तो इक्वाडोर जो अगर हम सिंपली बात करें इक्वेटर पे बनता है, इक्वेटर पे है। और गैलापैगोस आइलैंड तो हर किसी को पता होगा, मतलब साइंस स्टूडेंट को तो पता ही होगा गैलापैगोस आइलैंड के बारे में, कि डार्विन ने यहीं पे जो है बहुत सारे फिंच के बारे में पता किया था कि मतलब कुछ फिंच जो है उसकी चोंच बड़ी है, किसी की छोटी है, कुछ सीड ईटिंग है और कुछ जो है इंसेक्ट ईटिंग है। तो ये साइंस वालों को तो पता ही होगा। तो इसके अलावा और कौन किस चीज़ के लिए फेमस है यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके, सो इसके बाद अगर हम थोड़ी और बात करें तो अभी तक तो मैंने बताया कि साउथ अमेरिकन नेशन में यूज़ किया जा रहा था ये जो है नट वगैरह। तो अब क्या है, अब क्या कहते हैं, ये साउथ अफ्रीकन नेशन में भी यूज़ किया जाने लगे, जैसे कि मोरक्को वगैरह जो है, या फिर और भी कुछ साउथ अफ्रीकन नेशन है, या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर भी काफ़ी जगह यूज़ किया जा रहा है इसको, ठीक है। अगर हाँ, और एक चीज़ और कि इसको एक अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड है, UNFCCC मोमेंटम फॉर चेंज। UNFCCC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एंड इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया। तो थोड़ा और चीज़ें हम पढ़े इसके बारे में, मीन्स अभी हमने साउथ अमेरिकन नेशन के बारे में पढ़ा, तो थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि कहीं ना कहीं मन में ये सवाल तो होगा कि एक डेजर्ट एरिया में रहना काफ़ी मुश्किल है, तो यहाँ पे लोग क्यों रहते हैं करके ना। तो मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट भी होगा वहाँ रहने से। तो मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे सिर्फ डिसएडवांटेज हो, एडवांटेज ना हो। मतलब इतना ज़्यादा एडवांटेज जो है डिसएडवांटेज से कम ही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो यूज़ होता ही होगा ना। तो वो ये है। पहली बात अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, पहली बात जो ये एटाकामा डेजर्ट वाली जो प्लेस है यहाँ, या चिली वाली जो जगह है, यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा फिश प्रोड्यूस की जाती है। नहीं सॉरी, प्रोड्यूस नहीं कह सकते हम, मतलब कैप्चर की जाती है। वो इसलिए क्योंकि अगर ओशियन करंट के बारे में अगर आपको पता हो तो जैसे कि यहाँ अगर समझ लो यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ओके, यहाँ ऑस्ट्रेलिया समझ लो, यहाँ इस साइड को ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पता है अंटार्कटिका है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, जब यहाँ से ओशियन करंट यहाँ जाती है तो अंटार्कटिका काफ़ी ठंडी जगह है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ओशियन करंट काफ़ी ठंडी हो जाती है। जिसके बाद जब ये ऊपर को जाती है, वो चिली पे जाती है, तो यहाँ पे क्या है, काफ़ी ठंडा रहता है। और ठंडी की वजह से क्या होता है, जो ओशियन करंट जो न्यूट्रिएंट होते हैं नीचे, वो क्या होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब फिश इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश है यहाँ पे। अगर बात करें पूरे वर्ल्ड की तो लगभग 14 to 15% जो है फिश को यहाँ पे कैप्चर किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिश टेक्निक मतलब फिश इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग है यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में, तो एक रिसर्च बताती है कि सबसे ज़्यादा पुरानी ओल्डेस्ट मम्मी भी हमको यहीं पे मिली है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत ड्राई है। तो ड्राई की वजह से क्या है, कोई भी जो है बॉडी जो है उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा अगर बात करें
रीज़न तो आप फिर जानेंगे। उससे पहले अगर बात करें तो एक एल्मा करके, ये जो है ये काफ़ी बार करंट में पूछा गया है और काफ़ी एग्जाम से पूछा गया है। एल्मा का अगर फुल फॉर्म देखें तो ये है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे। ये जो है एक क्या है, अगर बात करें एक रेडियो एक्टिव नहीं कहेंगे, एक रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है। ये भी जो है ये कहाँ है, चिली में है, चिली या पेरू पे है, ठीक है। अगर सिंपली बात करें चिली पे, हाँ सॉरी। तो क्या है, यहाँ पे ये टेलीस्कोप लगाया गया है और ये इसका रीज़न भी है कि यहाँ पे क्यों लगाया गया है। तो इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है या कह सकते हैं एटमॉस्फेयर, वो काफ़ी क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है क्लाउड फॉर्मेशन होता नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं बारिश होती नहीं है, काफ़ी कम होती है, मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन काफ़ी कम होती है। ओके, और दूसरा ये है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, और मौसम जो है काफ़ी क्लियर रहता है। अगर बात करें पूरे 12 मंथ यहाँ पे मौसम काफ़ी क्लियर रहता है और स्काई हमेशा ब्लू होती है, मतलब क्लियर होती है, समझ लो रात को भी क्लियर होती है। तो इसके वजह से यहाँ पे ये सैटेलाइट भी लगाया गया है। तो अगर थोड़ा और बताना चाहूँ तो इसके बारे में, तो ये जानने वाली चीज़ है तो बता देती हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे, ठीक है। ये क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल इंटरफेरोमीटर है। इंटरफेरोमीटर की बात अगर करें तो जब दो बीम जो है वो पास हो रही है, तो जहाँ मतलब उसको ऑब्जर्व करना जो है वो किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, वो एक इंफेरोमीटर टेक्निक के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और इसमें कंप्राइजिंग 66 रेडियो टेलीस्कोप लगे हुए हैं, ठीक है, इन अटाकामा डेजर्ट फॉर नदर्न चिली। और ये कहाँ पे, नदर्न चिली पे है, ठीक है। अभी चिली का डायग्राम बताया था ना, तो ये इस साइड को होगा, नदर्न चिली पे होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर बात करें, द एरे ऑब्जर्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट वेवलेंथ ऑफ मिलीमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो सबको ही पता होगा, मतलब ज़्यादातर साइंस बैकग्राउंड वालों को पता ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो हमें दिखती है, मतलब जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, वो विजिबल रेंज होता है। और उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसके अलावा रेडियो वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं। तो ये सारी जो है रेडिएशन की जो लिस्ट होती है उस पर आती है, ठीक है। तो क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब नॉर्मली ह्यूमंस का देखना मतलब मुश्किल क्या कह सकते हैं, मतलब नहीं होता है, तो ये होगा, ठीक है। एट वेवलेंथ ऑफ मिलीमीटर एरे हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट द एलिवेशन ऑफ, तो कहाँ पर बनाया गया है, तो 5000 मीटर जो है ऊपर बनाया गया है, जिसका नाम है चेस्नाटोर, ठीक है। प्लेट्यू है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ये जो है इसका यूज़, इसको क्यों इस्टेब्लिश किया, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो हाई एलिवेशन है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे लो ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी कम होने का भी एक रिलेशन होता है। अब आप कहेंगे कि कैसे होता है रिलेशन, तो हम बता सकते हैं जैसे कि विच आर एसेंशियल फैक्टर फॉर रिड्यूसिंग एंड नॉइस एंड डिक्रीज सिग्नल एटेन्यूएशन ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। देखो, इसको एल्मा को यहीं पे क्यों इस्टेब्लिश किया गया है, उसका एक रीज़न भी है। मतलब और जगह भी बहुत सारे रेडियो टेलीस्कोप लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत बड़ा कह सकते हैं एंड फर्स्ट भी कह सकते हैं आई थिंक। तो वो लगा हुआ है, वो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि एक तो यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है या फिर जो है वो बहुत क्लियर है, ठीक है। दूसरा ये है कि इसे हाई एलिवेशन पे लगाया गया है, और यहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी कम है, क्योंकि ह्यूमिडिटी वहाँ होती है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जैसे मैं बताया, ये क्या है, एक कूल डेजर्ट है, ड्राई डेजर्ट है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होगी। और ह्यूमिडिटी का रिलेशन होता है नॉइस के साथ। देखो, अगर हम बात करें, अगर जब हम हायर एलिवेशन में चले जाते हैं, मतलब ऊंचाई वाली जगह में जाते हैं, वहाँ पे शोर काफ़ी कम होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि वहाँ पे हाँ शोर काफ़ी कम होता है। और दूसरी ह्यूमिडिटी से अगर रिलेशन करें, हाँ, तो ह्यूमिडिटी से ये है कि देखो, जब कोई ह्यूमिड इन्वायरमेंट होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, वहाँ पे जो एयर है उसकी डेंसिटी जो होती है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट पे डेंसिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये होता है वहाँ पे नॉइज़ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर लो ह्यूमिडिटी की बात करें तो ऐसी जगह पे क्या होता है, डेंसिटी काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड वगैरह जो है
क्लियर, सॉरी ये पॉइंट मैं फिर बताऊँगी क्योंकि मैं इससे मतलब ये याद नहीं आ रहा, मतलब ये नहीं बता पा रही हूँ मैं, तो इसको मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है। अगर इसके बाद अगर बात करें तो इसको ये जो है इसका ये ऑब्जर्वेशन कब स्टार्ट किया गया था, तो इसने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया था 2011 पे। और अगर बात करें ये फुली ऑपरेशनल कब हुआ था, तो 2013 में फुली ऑपरेशनल हो गया था। और इसके बाद अगर बात करें इसके पार्टनर कौन कौन है, क्योंकि ये है कि पूरे वर्ल्ड का तो नहीं है, नहीं पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ का, तो कुछ ही इसके पार्टनर होंगे जिन्होंने ये स्टार्ट किया होगा। तो उसमें क्या है, यूरोप, USA, जापान, कनाडा, ताइवान और साउथ कोरिया और चिली, ठीक है, इन्होंने मिलकर स्टार्ट किया। और इसके ये नहीं है कि सिर्फ अकेला है, इसके अलावा एक और टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखने के लिए। वो कौन है, वेब, जो कि जिसमें कौन कौन से कंट्रीज क्या कहते हैं कोलैबोरेट करते हैं, वो है नासा, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और CSA कनाडा स्पेस एजेंसी, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर बात करें हम ये अल्मा का यूज़ करते क्यों है, तो ये क्या करते हैं साइंटिस्ट, क्या करते हैं इसके वजह से क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं जो नए स्टार बॉर्न हो रहे हैं, या फिर कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर जो है किसी भी क्या कहते हैं गैलेक्सीज में फॉर्म हो रही है या फिर डिस्ट्रॉय हो रही है, या फिर कुछ भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं उनको, उनके मूवमेंट को, वो सब देखने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये